हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नई यूनिट के साथ में, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा सोल्ट कितने टाइप के होते हैं। जब भी हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे केमिकल्स जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज आयन हो और एक नेगेटिवली चार्ज आयन हो, उनको हम बोलते हैं सोल्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोल्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोलते हैं सिंपल सोल्ट या नॉर्मल सोल्ट, एक को बोलते हैं डबल सोल्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट। आइए एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सोल्ट की। इनको सिंपल सोल्ट या नॉर्मल सोल्ट भी कहते हैं। ये वो सोल्ट हैं जिनमें सिंगल टाइप के कैटायन और सिंगल टाइप के एनायन होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड एक सिंपल सोल्ट है, इसमें सिंगल टाइप का कैटायन सोडियम और सिंगल टाइप एनायन क्लोराइड है। जैसे पोटेशियम सल्फेट, ये भी एक सिंपल सोल्ट है क्योंकि इसमें एक ही टाइप का कैटायन पोटेशियम और एक ही टाइप का एनायन सल्फेट प्रेजेंट है। ऐसे सोल्ट्स को बोलते हैं सिंपल सोल्ट्स। पर अगर हम दो सिंपल सोल्ट्स को मिक्स कर दें एक पर्टिकुलर स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में, कूल कर दें उस मिक्सचर को, तो क्रिस्टल अपीयर हो जाते हैं। इस तरह से जो सोल्ट बनते हैं उन्हें हम डबल सोल्ट कहते हैं। तो हमारे सामने 3 डबल सोल्ट के एग्जाम्पल हैं। आइए देखिए। सबसे पहले मैंने लिया है पोटाश एलम, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24 वाटर। ये एक डबल सोल्ट का एग्जांपल है क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें K2SO4 और Al2SO4 थ्राइस, ये दोनों 1:1 के रेशियो में रखे गए हैं। तो इस तरह के सोल्ट्स को हम बोलते हैं डबल सोल्ट। सेकंड एग्जांपल है कार्नेलाइट, KCl.MgCl2.6 वाटर। ये भी किसका एग्जांपल होगा? डबल सोल्ट का। थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसमें फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को लेकर सोल्ट बनाया गया है। फेरस अमोनियम सल्फेट रेडॉक्स टाइट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। हम जानते हैं कि इसमें केवल फेरस आयंस +2 से +3 स्टेट में जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 392 इसका मॉलिक्यूल वेट होता है और रेडॉक्स रिएक्शन में जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इनका n फैक्टर होता है 1। इसलिए फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम मोहर सोल्ट भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा जरूर, मोहर सोल्ट, इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो 392/1, 392 के बराबर ही होता है। तो ये तो हो गई डबल सोल्ट की बात। डबल सोल्ट को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के टेस्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने पोटाश एलम को पानी में डाला, तो पोटाश एलम में 2 पोटेशियम है, आयनाइज हो गए। 2 एल्यूमिनियम है, आयनाइज हो गए पूरे। सल्फेट कितने हैं? 3 और 1 4, तो 4 सल्फेट आयनाइज हो गए। वाटर तो वाटर मिक्स ही हो जाएगा। तो ऐसे सोल्ट जो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के टेस्ट शो करते हैं, उन सोल्ट्स को हम डबल सोल्ट कहते हैं। अगर आप कार्नेलाइट को वाटर में डालेंगे तो कौन कौन से आयंस के टेस्ट आएंगे? 1 पोटेशियम आयन का टेस्ट आएगा, 3 क्लोराइड आयन के टेस्ट आएंगे, 1 मैग्नीशियम +2 का टेस्ट आएगा। ऐसे ही फेरस अमोनियम सल्फेट को पानी में डालेंगे तो फेरस आयन, सल्फेट आयन एंड अमोनियम आयन की टेस्टिंग शो करेंगे। तो डबल सोल्ट ऐसे सोल्ट हैं जिनको वाटर में ऐड करने से सारे के सारे आयनाइज हो जाते हैं और जितने भी आयंस इनमें प्रेजेंट होते हैं उन सबकी टेस्टिंग शो करते हैं। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स सोल्ट की बात करते हैं, जो कि हमारा पूरा कंसर्न है। कॉम्प्लेक्स सोल्ट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बताया नहीं, यहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो इनको देख लीजिए आप। ये जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स में एक तो सिंपल आयन है पोटेशियम, एक बड़ा सारा आयन है। और बड़े आयन को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूं? ये स्क्वायर ब्रैकेट में गिवन होता है। ये आयन किस में गिवन होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स आयन देगा वो कौन सा होगा? स्क्वायर ब्रैकेट में। कई बच्चे पूछते हैं इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, इसका साइज बहुत बड़ा है, और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर में जब ये जाएगा तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की टेस्टिंग शो नहीं करेगा। ये कॉपर +1 का टेस्ट और साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। पानी में एज ए यूनिट ये एक यूनिट की तरह ही बिहेव करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स भी आगे 2 टाइप के होते हैं, हालांकि आगे मैं इसको लूंगा। एक को बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस, एक को बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है, जिसको मैंने बोल दिया बड़ा आयन है,
ज्योमेट्रिकल पैटर्न फिक्स है, मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आयनाइज नहीं होता। बच्चों अगर आप इसकी किसी भी केमिकल से रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर आयंस और साइनाइड आयंस अलग नहीं होते, इसलिए H2S गैस पास करने पर आपको कॉपर सल्फाइड का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पानी में आयनाइज होते ही नहीं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। और दूसरे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो आपको बाहर से तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स की तरह दिख रहे होंगे, लेकिन जब हम इसमें कोई केमिकल डालते हैं तो ये उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, इसलिए उस केमिकल के साथ में ये रिएक्शन कर जाते हैं और आयंस में टूट जाते हैं। जैसे इस कैडमियम कॉम्प्लेक्स को देखिए, जब ये आयनाइज होगा तो फर्स्ट स्टेप में 2 पोटेशियम और एक बड़ा कैडमियम का कॉम्प्लेक्स देगा, लेकिन अगर मैं इसके सॉल्यूशन में H2S गैस पास करूं तो क्योंकि ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है तो ये कैडमियम +2 बाहर निकलकर सल्फाइड के साथ में कैडमियम सल्फाइड का येलो कलर का पीपीटी शो करेगा। यानी कि एक तरह से मैं इन दोनों को सिमिलरिटी में रख सकता हूं। जिस तरह से डबल सोल्ट के आयन, डबल सोल्ट के सारे आयंस आयनाइज हो जाते हैं, सारे आयंस पानी में सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह से इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में भी सारे आयंस आप सेपरेट कर सकते हो। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है, जिन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, वो केवल अपने सिंपल आयन में और कॉम्प्लेक्स आयन में टूटते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स आयन खूब मजबूत है, ये किसी भी केमिकल से रिएक्शन करने पर फर्दर आयनाइज नहीं होता। तो कई बार स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो बिल्कुल साफ सी बात है, डबल सोल्ट में ये जो बॉन्ड्स हैं आपस में इनके, जैसे K2SO4 में पोटेशियम और सल्फेट का बॉन्ड, एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम और सल्फेट का बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड कैसे आयनिक बॉन्ड है। और आप जानते ही हैं अगर बॉन्ड आयनिक होता है तो वाटर में क्या हो जाता है, आयोनाइज, इसलिए ये पानी में बिल्कुल वैसे घुल जाते हैं जैसे कि NaCl और K2SO4 घुल जाता है। लेकिन जो आपके कॉम्प्लेक्स सोल्ट हैं, इनको जब हम आयनाइज करते हैं तो केवल सिंपल आयन में और एक बड़े आयन में टूटते हैं, और ये बड़ा आयन आगे अपने सारे आयंस की टेस्टिंग शो नहीं करता। तो ये पहला डिफरेंस है डबल सोल्ट में और कॉम्प्लेक्स सोल्ट में। और दूसरा, जैसे कि मैंने बोला, इसमें सारे बॉन्ड्स आयनिक हैं जो सोल्ट के बीच में कैटायंस एंड आयंस के बीच में होते हैं। यहाँ जो बॉन्ड है कैटायन और एनायन के बीच का बॉन्ड तो आयनिक है, नो डाउट, पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बॉन्ड है, अंदर कौन से बॉन्ड है, कॉपर का और साइनाइड का बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और हम जानते ही हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए ये पानी में फर्दर आयनाइज नहीं होते। तो ये डिफरेंसेस हैं डबल सोल्ट में और कॉम्प्लेक्स सोल्ट में। आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस के टाइप के बारे में। कॉम्प्लेक्सेस के टाइप पढ़ने से पहले इसकी कुछ बेसिक बातें हम सीख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स जो होता है, सपोज मैंने एक कॉम्प्लेक्स आयन लिया टेट्रासाइनोफेरेट आयन, ध्यान से सुनिएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट में, चाहे वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, मैंने 2 कॉम्प्लेक्स आयन आपके सामने लिख दिए हैं बच्चों। पहचान क्या बताई थी, स्क्वायर ब्रैकेट में दिया होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स के बेसिकली 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं। एक को बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल आयन, जिसको हम CMI से डिनोट करते हैं, और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइगैंड मॉलिक्यूल्स। तो कॉम्प्लेक्स में बेसिकली 2 स्पीशीज प्रेजेंट होती है, एक को बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन, एक को बोलते हैं लाइगैंड। सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और लाइगैंड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है जिसके पास एक लोन पेयर है। अगर इसकी रिएक्शन हम BF3 से करवाते हैं तो बताइए क्या होता है, तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है बच्चों। NH3 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसकी तरफ, BF3 की तरफ। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन ये बताती है कि डोनर से किसकी तरफ दिखाते हैं इसको, एक्सेप्टर की तरफ। तो मान लीजिए कि जो CMI है वो तो है एक्सेप्टर, और जो 6 साइनाइड मॉलिक्यूल्स हैं ये किसका काम करते हैं, डोनर का काम करते हैं। तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं जिसमें लाइगैंड तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं
और सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो इन दो बेसिक बातों का आप याद रखिएगा। आइए अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस कितने टाइप में डिवाइड किए हुए। चार्ज के बेस पर कॉम्प्लेक्सेस 3 टाइप के होते हैं बच्चों। एक को बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, एक को बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, एक को बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि अभी मैंने लिख के दिया आपको FeCN6 -4, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ? नेगेटिवली चार्ज। अभी मैंने आपको लिख के दिया CONH36+3, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ? ये हुआ पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। पर याद रखिए कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे कि मेटल कार्बोनिल्स को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हम काउंट करते हैं, जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल। आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि FeCO5 आयरन पेंटा कार्बोनिल, ये भी एक तरह का कैसा कॉम्प्लेक्स है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो चार्ज के बेस पर नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? न्यूट्रल। तो फर्स्ट टाइप होती है चार्ज के बेस पर कॉम्प्लेक्सेस 3 टाइप के होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड की, दैट इज होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सारे लाइगेंड्स एक ही टाइप के होते हैं, सेम टाइप ऑफ लाइगेंड्स, सारे लाइगेंड्स एक ही जैसे होते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं होमोलेप्टिक। और अगर सारे के सारे एक ही टाइप के नहीं होते, कम से कम 2 डिफरेंट टाइप के लाइगेंड लगे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैंने लिखा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करूंगा आपको केवल किसको देखना है? इसको। आप देखिए इसमें केवल एक ही टाइप के लाइगेंड लगे हुए हैं, दैट इज CN। पर जरूरी नहीं है हर कॉम्प्लेक्स में ऐसा होगा। मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 ट्वाइस Cl2Br2। तो आप देखेंगे, ये चार्ज भी सिखाऊंगा निकालना आपको। आप देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 3 टाइप के लाइगेंड्स हैं। इसमें अमोनिया भी लाइगेंड का काम कर रहा है, क्लोरीन भी काम कर रहा है, ब्रोमीन भी कर रहा है। इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को होमोलेप्टिक और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। आ जाइए अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की। थर्ड टाइप का नाम है मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। तो जो कॉम्प्लेक्सेस मोनोन्यूक्लियर होते हैं उनमें ओनली 1 CMI, केवल एक ही सेंट्रल मेटल आयन होता है। कितना इंटरेस्टिंग है। लाइगेंड अगर एक ही टाइप के हो तो होमोलेप्टिक, डिफरेंट टाइप के तो हेट्रोलेप्टिक। अगर मेटल एक ही है तो उसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, और अगर एक से ज्यादा हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मोर देन 1। मैं एग्जांपल देके बताता हूं भी आपको। अगर कॉम्प्लेक्स में एक ही मेटल आयन है, CMI है, तो उसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर। और अगर एक से ज्यादा है CMI तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। आ जाइए, जैसे कि मैंने बोला आपको FeCO5, बताइए इसमें मेटल कितना है? एक ही है। या NiCN4, ये भी कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी मेटल कितना है? एक ही है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को मोनोन्यूक्लियर कहते हैं। पर जरूरी नहीं है कि सारे कॉम्प्लेक्सेस मोनोन्यूक्लियर ही हो। एक और कॉम्प्लेक्स हमारे सामने है Fe2CO10। अब इस कॉम्प्लेक्स में एक मेटल मेटल बॉन्ड भी होता है और 5 CO पर आयरन के साथ में एज लाइगेंड मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं बच्चों। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। Fe2CO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। इसमें इस तरह से मेटल मेटल के बीच में एक मेटालिक बॉन्ड भी दिखाई देता है। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे टाइप की, किलेटिंग एंड नॉन किलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान से सुनिएगा। कॉम्प्लेक्सेस में किलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस वो हैं जिनमें मेटल और लाइगेंड मिलकर, ध्यान दीजिएगा, मेटल और लाइगेंड मिलकर एक क्लोज
रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं किलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। और अगर ऐसा नहीं होता ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को नॉन किलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अगर रिंग की फॉर्मेशन नहीं होती तो। पहले मैं रिंग दिखाता हूं आपको किस तरह से फॉर्मेशन होती है। बच्चों हमारे सामने कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, COOX थ्राइस -3। इसका नाम होता है ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट आयन। अब इसमें ऑक्सिलेट लाइगेंड लगा हुआ आप देख रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कॉम्प्लेक्स में कितने पार्ट हैं, 2 ही हैं बच्चों, एक सेंट्रल मेटल आयन है और एक कोई और मॉलिक्यूल लगा होता है। अब ऑक्स शॉर्ट फॉर्म है, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखता हूं तो आपको सबको पता है ऑक्सिलेट आयन क्या होता है, C2O4 -2। तो आप देखेंगे कि इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कोबाल्ट और 3 ऑक्सिलेट को मुझे जोड़ना है। ऑक्सिलेट जो लाइगेंड होता है वो होता है बाइडेंटेट। आप बोलेंगे सर ये कौन सी टर्म आ गई, नहीं, आगे जाके जब हम लाइगेंड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम बोलेंगे कि ऐसे लाइगेंड्स जिनमें एक ही डोनर एटम होता है मोनोडेंटेट कहलाते हैं, और जिनमें 2-2 एटम ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर का काम करते हैं, ऐसे लाइगेंड्स को हम बाइडेंटेट लाइगेंड्स कहते हैं। तो जब इसकी स्ट्रक्चर बनती है तो किस तरह से बनती है, तो आपको किलेट रिंग का पता लगेगा। Fe के अराउंड टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे। 6 बॉन्ड क्यों, क्योंकि ये 3 लाइगेंड लगे हुए हैं और हर लाइगेंड में 2-2 डोनर हैं, तो 2 × 3 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6। ये 6 बॉन्ड कौन बनाएगा, इसका ऑक्सीजन। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को बनाएं तो इसका ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा, ये एक ऑक्सिलेट है, आप शायद जानते हो ऑक्सिलेट आयन की स्ट्रक्चर, तो बहुत अच्छी बात है। ये देख लीजिए, ये ऑक्सिलेट आयन है, इसमें एक इधर बॉन्ड बनाया, एक इधर बनाया। ऐसे ही दूसरा ऑक्सिलेट, ये देख लीजिए दूसरा ऑक्सिलेट। ऐसे तीसरा ऑक्सिलेट, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये। तो आप देख रहे हैं क्या इस कॉम्प्लेक्स में 3 क्लोज रिंग्स दिखाई दे रही हैं आपको। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को किलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। जरूरी नहीं है सभी कॉम्प्लेक्सेस में रिंग बनती है, जो नॉन किलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें रिंग की फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे कि आप बार बार मैं बोल रहा हूं FeCN6 -4। अगर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर दिखाता हूं तो आपको बस 6 साइनाइड जोड़ना है और आप देखेंगे इसमें कोई क्लोज रिंग स्ट्रक्चर नहीं आती, इसमें कोई क्लोज रिंग स्ट्रक्चर नहीं आती। ये 6 के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ऊपर भी दिखा रहा हूं और नीचे भी दिखा रहा हूं, देख लीजिए। क्या इस कॉम्प्लेक्स में आपको किसी क्लोज रिंग की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्या, नहीं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को नॉन किलेटिंग और इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को किलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो ये 4 टाइप के लाइगेंड्स आपके हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं 5वें टाइप की, जो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। इसे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड पाई कॉम्प्लेक्स। आइए, सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड पाई कॉम्प्लेक्स। जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो डोनर एटम बॉन्ड बनाता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स में जो डोनर है यानी कि जो लाइगेंड है वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसकी टाइप होती है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन कुछ लाइगेंड्स ऐसे भी होते हैं जो पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। दोनों की स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर मैं बात करता हूं सिग्मा कॉम्प्लेक्स की, तो ये वही बार बार FeCN6, Fe और Cn के बीच का जो बॉन्ड है वो सारे सिग्मा बॉन्ड के टाइप के बॉन्ड है जिनको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी होते हैं जिनमें पाई बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। हालांकि इसकी पूरी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अलग से स्टडी होगी, पर मैं केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनर का काम करते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास में है फेरोसिन। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeC5H5 ट्वाइस। और फेरोसिन में ये जो लाइगेंड लगा हुआ है ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स को रखता है बच्चों। शायद आपको पता हो, याद कर लीजिए इस आयन का नाम। क्या इस साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन है
और ये एरोमेटिक नेचर का होता है। इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनाइन। और हमें अच्छे से पता है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। तो क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आयरन को अगर डोनेट हो जाएंगे तो इन तरह से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम पाई कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो इसकी जो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं वो स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है बच्चों। 5 मेंबर की रिंग ऊपर दिखा रहा हूं, 5 मेंबर की रिंग नीचे दिखा रहा हूं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में घूम रहा है। ऐसे ही नीचे भी नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में घूम रहा है। तो ये सब आयरन के अराउंड, आयरन प्लस 3 के अराउंड अपने हर कार्बन अपने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसके कारण इसको सैंडविच कंपाउंड भी कहा जाता है। तो कोई आपसे पूछे फेरोसिन क्या है तो हम क्या बोलेंगे? सैंडविच कंपाउंड है, क्योंकि इसमें जो डोनेशन हुई है वो लोन पेयर की नहीं हुई है। इसमें डोनेशन किसकी हुई थी बच्चों? लोन पेयर की हुई थी। जैसे अमोनिया किसको डोनेट करेगा? लोन पेयर को। और लोन पेयर की डोनेशन से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहां जो डोनेशन हुई है वो किस बॉन्ड के थ्रू हुई है? पाई बॉन्ड के थ्रू। हम जानते हैं कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 12 इलेक्ट्रॉन जब Fe+2 को मिलेंगे इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं हम पाई कॉम्प्लेक्सेस। और पर्टिकुलरली इस कंपाउंड का नाम है फेरोसिन, जिसको हम सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं। तो इस तरह से सिग्मा कॉम्प्लेक्स और पाई कॉम्प्लेक्स। फिर हमने जैसे कि पहले बोला कॉम्प्लेक्सेस स्टेबिलिटी के बेस पर 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हम परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, एक को बोलते हैं इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स। जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड है वो स्टेबल होता है और वो किसी रिएजेंट के सामने के आने से डिकम्पोज नहीं होता। जैसे मैंने परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में एग्जांपल दिया कि जो कॉपर है इसका जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, इसमें कॉपर 1 स्टेट में है तो चार्ज होगा -3। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2S के साथ में तो आपको कॉपर सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये ब्रेक नहीं होता। और कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो इम्परफेक्ट होते हैं। उनमें अगर हम बात करें तो मैंने कैडमियम का एग्जांपल दिया था। उनमें मैंने किसका एग्जांपल दिया था? कैडमियम का। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन H2S से करवाता हूं तो आपको कैडमियम सल्फाइड का येलो कलर का पीपीटी दिखाई देता है बच्चों, पीपीटी बन जाता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, जो अपने कॉम्प्लेक्स के आयन को भी आयनाइज कर देते हैं। एक और बड़ा अच्छा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है सिल्वर डाइमीन सिल्वर आयन। अगर मैं AgCl की रिएक्शन करवाता हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स बनता है डाइमीन सिल्वर क्लोराइड। ध्यान से देखिएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनता है डाइमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या है, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाता हूं Ki से पोटेशियम आयोडाइड से तो Ag और I मिलके AgI का येलो पीपीटी दे देते हैं। अब आप मुझे बताइए इस बेस पर ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हुआ कि इम्परफेक्ट हुआ? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हुआ। ये दोनों के दोनों किसमें कैटेगराइज होंगे? इम्परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये किसी रिएजेंट के आने पर टूट जाते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं KBr से तो नॉर्मली तो रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। लेकिन जब इसी KBr की एक्सेस ली जाती है तो फिर वापस से टूटकर AgBr का प्रेसिपिटेट पेल येलो कलर का होता है। पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट ये शो करता है। तो इन दोनों रिएक्शन के बेस पे क्या कहूंगा? ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? ये कॉम्प्लेक्स एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। और अगर आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख पाओ, जितने भी अमोनिया के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बच्चों, एसिडिक मीडियम में अगर आप उसको उनकी फॉर्मेशन करेंगे तो वो सारे कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? इम्परफेक्ट होते हैं। क्यों?
क्योंकि एसिडिक मीडियम आएगा वो कॉम्प्लेक्स के बनने से पहले ही अमोनिया से रिएक्शन करके, एसिड बेस रिएक्शन करके और अमोनिया को ले जाएगा अपने साथ में। और अमोनिया अगर कम हो जाएगा, अमोनिया की अमाउंट अगर घट जाएगी तो नेचुरल सी बात है कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस तरह से हम सीखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, सोल्ट के टाइप के बारे में और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको वर्नर थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।